हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पेपर 2 की एक नई यूनिट जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है। क्या है ये? हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस को हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसका टॉपिक का नाम है कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, जो टर्म बिजनेस है उसका मतलब होता है बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब है किसी काम में व्यस्त रहना, किसी काम में खुद को बिजी रखना, क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। लिटरली जो मीनिंग है बिजनेस का वो होता है बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, किसी काम में खुद को व्यस्त रखना, क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। तो उसके बाद बिजनेस की परिभाषा क्या बन जाती है? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस की जो मेन डेफिनेशन निकल के आती है, कहता है बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिस एक्टिविटीज को हम लोग प्रॉफिट कमाने के पर्पज से करते हैं। हम दो तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एक ह्यूमन दो तरह की एक्टिविटी करता है, एक करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द दोज एक्टिविटीज व्हिच वी डू फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जिसको हम लोग प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जो एक्टिविटी करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज जिसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है? हमारे मन की शांति, यानी कि हमारे माइंड की सेटिस्फेक्शन। लाइक हम लोग सर्विस करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके माथा टेकने जाते हैं, वहां पे बैठकर सेवा करते हैं, वो हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस हमारा क्या है? हमारा जो बिजनेस है भैया वो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे जुड़ी हुई है? प्रोडक्शन में हो सकती है, परचेज में हो सकती है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, जहां हमारा मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से की गई वो मेन एक्टिविटी जो प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ी हुई हो और जहां हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, वो क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाती है। अब बिजनेस में कुछ असेंशियल फीचर्स होनी चाहिए। बिजनेस में क्या होनी चाहिए? कुछ असेंशियल फीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी फीचर होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आपको पता है वो जिसमें मनी रिलेटेड मैटर इन्वॉल्व होगा, जिसमें मनी रिलेटेड मैटर इन्वॉल्व होगा और हमारा मकसद क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा, वही क्या कहलाएगी? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी एक मेन फीचर है किसकी? हमारे बिजनेस की। अगला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो सकता है? हमारा बिजनेस का पार्ट होता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी किस में आता है? बिजनेस में आता है। तो हम लोग बिजनेस की एक डेफिनेशन एक नॉर्मल सी भी तो बनाते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट खास बात है, जो भी आप ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हो, इट मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस। इट मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस पर है, तब वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पुराना स्कूटर है, आपने अपने मित्र को या किसी को भी बेच दिया, ठीक है, परंतु आप उस एक्टिविटी को रेगुलरली परफॉर्म नहीं करते, वहां पर परचेज और सेल तो हुई है परंतु वो नहीं माना जाएगा। बिजनेस होने के लिए आपका गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलरली डील करना है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अगली बात बिजनेस की क्या खास बात है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो बिजनेस में आप लोग पैसा लगाते हो, पैसा ये सोचकर लगाते हो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेंगी, परंतु कल का किसी ने नहीं देखा, वो क्या वहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क होती है। और सबसे खास बात क्या होती है? रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपने पैसा लगाया, जरूरी थोड़ा कि रिटर्न आए, हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो वहां पर एलिमेंट्स ऑफ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्री और कॉमर्स पार्ट में बांट दिया। ठीक है, जो इंडस्ट्री है वो किससे जुड़ी हुई है? इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग गुड्स एंड मटेरियल। जो हमारी इंडस्ट्री है वो किससे जुड़ी हुई है? वो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल से जुड़ी हुई है। भी जहां हम रॉ मटेरियल को डालते हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके निकालते हैं, उससे जुड़ी हुई है हमारी इंडस्ट्री। अब कॉमर्स क्या है? अब इंडस्ट्री को अपने टास्क पूरा करने के लिए
कुछ अलग से एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। इंडस्ट्री को अपने टास्क पूरे करने के लिए कुछ अलग से एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, वो एक्टिविटीज कहलाती हैं कॉमर्स। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आपको नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तो हम लोग इंडस्ट्री में बना लेते हैं, परंतु उसके बाद उसके ऊपर काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, वो कहां पर आती हैं, हमारी कॉमर्स में आती हैं। हाँ जी संगीता, समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ जी सर। ओके, हम लोगों ने अब ह्यूमन एक्टिविटीज को बाइफरगेट कर लिया दो पार्ट में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, आगे इकोनॉमी के तीन पार्ट हैं, आप सभी को पता है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। ठीक है, आगे बिजनेस को फर्दर कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट में, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, आगे इंडस्ट्री को फर्दर कैटेगराइज कर दिया अपन ने, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्चरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है हमारी कौन सी आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें आता है पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है प्राइमरी इंडस्ट्री का, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव में हम लोग जो चीजें धरती से निकालते हैं, यानी कि लैंड से जो चीजें निकालते हैं, वो आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसका पार्ट है, प्राइमरी का। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में हम लोगों को आता है पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, पशुपालन वगैरह हो गया। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में आते हैं जिन चीजों को हम लोग लैंड से निकालते हैं, जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, सेकेंडरी में आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, सीमेंट एक्सेट्रा। आगे फर्दर बाइफरकेट कर दिया सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में। कंस्ट्रक्शन का तो नॉर्मली है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को आगे फर्दर क्लासिफाइड कर दिया चार पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये है एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिकल, थर्ड है प्रोसेसिंग, फोर्थ है असेंबली। ठीक है, पांचवा फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा टर्चरी। टर्चरी में तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब सर्विस सेक्टर आ जाता है। टर्चरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एडवर्टाइजमेंट की, वेयर हाउसिंग की, ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं, हमारी टर्चरी में आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाइड किया था अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी में। प्राइमरी के दो पार्ट थे, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, सेकेंडरी के दो पार्ट थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। उसके बाद टर्चरी में अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउसिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग को बाइफरकेट किया चार पार्ट में, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। अब बारी आती है कॉमर्स की। कॉमर्स को दो भागों में बांटा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी या फिर एज टू ट्रेड भी अपन लोग बोलते हैं। ट्रेड दो प्रकार का, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड आपको पता है विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री करते हो तो वो क्या कहलाता है, होम ट्रेड कहलाता है। फॉरेन ट्रेड कौन सा होगा, कंट्री टू कंट्री। कंट्री टू कंट्री जब आप करते हो वो कौन सा होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। अब एड्स टू ट्रेड में क्या आएगा, एड्स का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग हैंड। भी जो चीजें आपको बिजनेस को कंफर्म करने के लिए, ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, आपको बैंकिंग की जरूरत पड़ती है। बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, बैंकिंग आपको फाइनेंस देता है, और बैंक में आपको अकाउंट भी ओपन करना होता है अपने बिजनेस का, बैंक आपको फाइनेंस भी देता है। इंश्योरेंस आपके रिस्क को कवर करता है, इसलिए चाहिए। वेयर हाउस आपके माल को स्टोर करता है। ट्रांसपोर्ट आपके माल को इधर से उधर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, कम्युनिकेट करता है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग आपके क्या करता है, कन्वे करता है ये आपकी बातों को किसके साथ, आपके कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर बनाने वाली जगह और माल बेचने वाली जगह अलग अलग हो सकती है। ठीक है, माल बेचने वाली और बनाने वाली जगह क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए कम्युनिकेट करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का काम क्या हो सकता है, किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्केंटाइल एजेंट्स। अब आपके एजेंट्स भी तो आपके माल के बीच में, आपको माल इधर से उधर पहुंचाने के लिए चाहिए होते हैं, वो भी किस में आते हैं, हमारे एड्स टू ट्रेड में आते हैं। ठीक है, ये थी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक को तीन पार्ट में, इंप्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस को आगे दो फर्दर पार्ट में। हाँ जी, इकोनॉमी बिजनेस को दो पार्ट में,
सर एज टू ट्रेड और ट्रेजरी में फिर डिफरेंस क्या रहेगा? कुछ नहीं कॉमन, ये तो सेक्टर मतलब इंडस्ट्री बना देंगे, ये तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री। यहां पे क्या है भी, एक बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बैंकिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? बैंकिंग आपको लोन लोन देता लेने है, के लिए और बैंकिंग आपके पैसे जमा करने बिजनेस के लिए। का अकाउंट खोलता है, हाँ मतलब बैंक का अकाउंट खोलता है, लोन खोलता है, इंश्योरेंस आपके बिजनेस को रिस्क से कवर करता है, ठीक है, वेयर हाउस आपके माल को स्टोर करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपके माल को इधर से उधर पहुंचा के और कम्युनिकेट करने का काम करता है, एडवर्टाइजमेंट आपके माल की एडवर्टाइजिंग करता है, पब्लिसिटी करता है, ठीक है। उसके बाद अब इंडस्ट्री क्या होती है, हम इसको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है हमारी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, भी जो आपके पास रॉ मटेरियल वगैरह होता है उसको कन्वर्ट करती है, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है? इंडस्ट्री करती है। एग्जांपल आपके है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसके सेकंड होल्ड करना आप, एक सेकंड आ गया। हाँ जी, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जुड़ी हुई है, कन्वर्जन करती है रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया। अब आगे क्या कहता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करती है उसको बाइफरकेट कर दिया आगे कंज्यूमर गुड्स में और प्रोड्यूसर गुड्स में, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली कंजम्पशन के काम आती हैं, जिन गुड्स को हम लोग डायरेक्टली कंजम्प्ट करते हैं, ठीक है, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, लाइक शूज, क्लॉथ्स, टीवी एटसेट्रा, ये हमारी क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आगे फर्दर प्रोडक्शन करने के काम आती हैं, दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन करने के हमारे जो काम आए गुड्स वो प्रोड्यूसर गुड्स, डायरेक्टली कंज्यूम हो जाए वो कौन सी? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब अदर गुड्स का प्रोडक्शन करने में काम क्या आता है? स्टील आता है, मशीनरी आती है, फैक्ट्री एटसेट्रा, ठीक है, ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन and the production of natural resources and reproduction and development of living organism, plant etc. भी जो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री उसमें शामिल किया जाएगा उन एक्टिविटीज को जो जुड़ी हुई है किसके? एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके नेचर के रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन करना उन या फिर उनका रिप्रोडक्शन करना, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम आता है। वो वाली एक्टिविटी जो भी हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो सारी कौन सी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं? वो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। अब इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, एक तो एक्सट्रैक्टिव, दूसरा जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या आता है? इट इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधनों से जो आप लोग चीजें निकालते हो, जैसे सोयल, एयर, वाटर से जो भी आपको चीज मिलती है, जैसे धरती से हमें खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, वाटर से हमें साल्ट मिलता है, वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है? वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। इसके अंदर उन इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाएगा जो क्या करती हैं? रेज करती हैं प्रोडक्ट कहां से? नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक सोयल, एयर और वाटर। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, फिश फ्रॉम द रिवर, रिवर से फिश निकालना और अर्थ से क्या निकालना? मिनरल्स निकालना, एग्जाम्पल है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। सेकंड आती है जेनेटिक इंडस्ट्री, इसके अंदर शामिल किया जाएगा उन इंडस्ट्रीज को जो जुड़ी हुई है ब्रीडिंग प्लांट, पेड़ पौधे और एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में उन इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाएगा जो आपके किस काम में लगी हुई है? ब्रीडिंग प्लांट, प्लांट की आगे फर्दर प्रोडक्शन करने में, एनिमल वगैरह जैसे मक्खी पालन हो गया, कैटल फार्म, मिल्क, आपने पशु रखे हुए हैं दूध पाल देने के लिए, फार्मिंग करते हो आप लोग, कैटल ब्रीडिंग करते हो, ठीक है, फिशरी हैचरी लगा रखी है, यानी कि आप लोग जो फिश है उसका अपने प्लांट लगा रखता है, मतलब छोटी छोटी मछलियां लाते हो, उससे प्रोडक्शन होती है, और ठीक है, मधुमक्खी पालन करते हो, वो किस में आएगा? आपका सारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। देन आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। Secondary industry include all those activities which are connected with using the material which have already extracted at the primary stage. अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज पर जो मटेरियल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसको यूज करके
ठीक है, मटेरियल को यूज करके गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। ठीक है, जैसे अब आप कहोगे भाई दूध तो आएगा आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, परंतु दूध से अगर आप मक्खन लगा बना दोगे, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग करके किसी चीज में कन्वर्ट करोगे, तो वो किस में आएगा? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। गन्ना तो आपका आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री में, परंतु गन्ने से जो चीनी आएगी वो आएगी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, बट शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया दो पार्ट में। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज व्हिच वर एंगेज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। इसके अंतर्गत उन इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाएगा जिसमें रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज कहलाएंगे जिसमें आप क्या करते हो? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या करते हो? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब कॉटन तो निकला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, परंतु कॉटन को यूज करके वो क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो वो किस में यूज होते हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वो किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब इसी को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसका फर्दर क्लासिफाइड किया था आप लोगों ने चार पार्ट में। चार पार्ट में पहला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब क्या है? इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट। कहने का मतलब है जब एक चीज से आप लोग कई चीजें बनाते हो तो वो इंडस्ट्री कौन सी कहलाती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे आपके पास क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, उससे कई फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब है विश्लेषणात्मक उद्योग उसको बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर वो इंडस्ट्री शामिल की जाएंगी जिसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसको आप एनालाइज करके क्या करते हो? सेपरेट करते हो, अलग अलग बना लेते हो। मतलब एक चीज से कई चीजें बना लेते हो। ठीक है, एक चीज से कई कई चीजें बना लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे आप क्रूड ऑयल से बनाते हो कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल। नेक्स्ट आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल में क्या आएगा? इन दिस इंडस्ट्री टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। भाई एक चीज बनाने के लिए अब आप क्या कर रहे हो? एक या एक से दो चीजों को क्या कर रहे हो? दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हो? कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कई केमिकल यूज करके आप क्या बनाते हो? सीमेंट बनाते हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो ऊपर वाला था उससे तो आपने एक से कई चीजें बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सिंथेटिकल में क्या है? दो या दो से ज्यादा को जोड़ के आपने एक चीज बनाई है, वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहलाएगा। प्रोसेसिंग क्या होगा? इन दिस इंडस्ट्री ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस। इसके अंतर्गत जो एक प्रोडक्ट हो कई स्टेजेस से होकर गुजरेगा फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, इवन के सोप इंडस्ट्री। अब आपको पता है कि साबुन भी कई प्रोसेस से होकर गुजर कर बनता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ये कौन सी है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आता है असेंबलिंग। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए डिफरेंट कंपोनेंट को क्या किया जाता है? एक चीज जोड़ के एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलिंग, क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया यहां तक? हाँ जी सर। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे तक? नहीं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है, आगे आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता ही है, इसमें वो इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है, जो लगी हुई है एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है, लाइक डैम, बिल्डिंग, ठीक है, ये बनाने में लगी हुई एक्टिविटी क्या क्या कहलाएगा? हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड्स एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्चरी इंडस्ट्री। टर्चरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में एक नाम और बोलते हैं इसको, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं।
हाँ जी, टर्शरी इंडस्ट्रीज में शामिल किया जाता है वो सब एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली जो इंडस्ट्री है वो क्या कहलाती है, टर्शरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है। कहता है टर्शरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड शामिल किया जाएगा उसमें उन सब एक्टिविटीज को विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज देती है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द ट्रेड। ट्रेड में भी जो एक्टिविटीज हेल्पफुल रहती हैं आपको वो कहलाती हैं सर्विस इंडस्ट्री या फिर टर्शरी इंडस्ट्री। इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट आ गया, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, वेयर हाउस आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, फिर अपन ने बिजनेस तो पढ़ लिया। अब बिजनेस के बाद दूसरा पार्ट था हमारा कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक वाइड टर्म है consisting of those activities which are necessary for sale, transfer or exchange of goods and services। अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स कहते हैं एक वाइड टर्म है जिसमें उन एक्टिविटीज को शामिल किया जाएगा जो कि सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा करने के लिए क्या है, जरूरी है। उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। इट प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक प्रदान करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर टू एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कहता है कॉमर्स क्या है, एक वाइड टर्म है अपने आप में जिसमें उन एक्टिविटीज को शामिल किया जाएगा जो कि जरूरी है गुड्स की सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज और सर्विसेज करने में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक, ये लिंक प्रदान करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो सके। ठीक है, हाँ जी, आया यहां तक? हाँ जी सर। हाँ जी, आगे आता है। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ट्रेड क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट से मतलब है यहाँ पर, एनवायरनमेंट हमारा दो प्रकार का होता है। बिजनेस का एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बिजनेस का एनवायरनमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक तो होता है इंटरनल जो विद इन द बिजनेस अवेलेबल होता है, एक होता है एक्सटर्नल जो आउटसाइड द बिजनेस होता है। इनके सम अप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के आउटसाइड और इनसाइड जो हमारा एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है उसके सम अप को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो business environment can be defined as the combination of internal and external factors that influence a company's operating situation. Business environment play a key role in shaping the business decisions and strategies of a firm। कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन किया जा सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का। वो फैक्टर जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी की जो ऑपरेटिंग सिचुएशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उन फैक्टर के कॉम्बिनेशन को, वो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, की रोल प्ले करता है शेपिंग द बिजनेस डिसीजंस लेने में और स्ट्रेटजी, रणनीति बनाने में फर्म की। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहता है एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कठोर, रिजिड जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड टू बी काउंटलेस चैलेंजेस। क्योंकि एक बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत तरह तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो सकती है, ग्लोबल कंपटीशन हो सकता है। भी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है, जिसको आप लोग क्या होता है, मुश्किल होता है भी, क्योंकि हर तरह के काउंटलेस चेंजेस आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं कि बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल आ गया, कभी ग्लोबल आ गया, कभी पॉलिटिकल आ गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है। गतिशील का मतलब यहां पर क्या है कि वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। कहता है बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस आर हाईली और वाइब्रेंट ड्यू टू न्यू रिसोर्सेज एंड न्यू पॉलिसीज। सम टाइम क्या होता है, नई पॉलिसी आ गई, नई रिसोर्सेज आ गए। तो ये एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस का डायनेमिक है, गतिशील है, टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, बदलता रहता है और अनसर्टेन भी है। Not anything can be assumed with the degree of certainty about the factor of the business environment because they continue to change quickly। कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर होते हैं उनके बारे में एक्यूरेसी से आप लोग सर्टेनिटी का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट के अलावा दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, वो आते ही अपनी पॉलिसी चेंज कर दे,
तो बिजनेस का एक बिजनेस को स्टैब्लिश होने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे तो यानी कि बिजनेस लगाया और स्टैब्लिश हो गया, उसको साल लग जाते हैं। तो कंटिन्यूसली चेंज होते ही वो क्या हो जाएगा बिजनेस, अनसर्टेनिटी रहती है। अभी क्या पता कब पॉलिसी फेवर में आ जाए, कब हमारे अनफेवर में आ जाए। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन and this is the reason as to why the business environment occurs to diverge in different countries and different even the same country at the different places। अब सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लोकल कंडीशन से ज्यादा जुड़ा होता है, उसको लोकल कंडीशन ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। इवन के एक कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है। कंट्री की कंट्री टू छोड़ो, एक देश में ही अलग अलग जगह का एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा जो पंजाब है, ठीक है, यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा आपको क्या देती है, प्रोडक्शन देती है, ठीक है। तो ये वाला एनवायरनमेंट है उनकी कंपैरिजन में क्या होगा, दिल्ली की कंपैरिजन में क्या होगा, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह लगा लो कि आप ये लगा लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है, ये अपने एरिया में नहीं होता, इधर बिहार वाली साइड होता है, तो वो वाला जो एनवायरनमेंट होगा वो सपोर्टिव रहेगा, परंतु यही इंडस्ट्री आप इधर लगाएंगे तो वो अनसपोर्टिव रहेगी। तो हमारे जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो लोकल कंडीशन से जुड़ा होता है, क्योंकि लोकल कंडीशन क्या करती है, आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट है इंटररिलेटेडनेस, द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो अलग अलग फैक्टर हैं वो हमारे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं पॉलिटिकल है, एक तरफ हमारा है लीगल। अब लीगल में हमारी आती हैं पॉलिसीज, लॉ रिलेटेड टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट आके चेंज होगी, गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग कोई पॉलिसी बना दी, तो हमारे जो ये वाले फैक्टर हैं हमें इनमें भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं आपस में क्या है, कोरिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये रहा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। दो पार्ट में बाइफरकेट किया अपन ने इसको, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल को दो पार्ट में बांटा, प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिंग एक्टिविटी। एक्सटर्नल को दो पार्ट में बांटा, माइक्रो एंड मैक्रो। प्राइमरी एक्टिविटी में आती है इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सर्विसेज। स्पोर्ट सर्विसेज में हमारी आती हैं इंटरनल पावर रिलेशनशिप, प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फर्म अकाउंट, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है ये आउटसाइड द बिजनेस होता है, ठीक है। जैसे माइक्रो है, माइक्रो में क्या आएगा, कंपिटिटिव की पोजीशन, कस्टमर की पॉलिसी, सप्लायर हो गया, लेबर मार्केट होगी, पब्लिक होगी और मार्केट इंटरमीडिएटरी होगी, ठीक है। माइक्रो के बाद दूसरा है मैक्रो। मैक्रो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर आती है हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल हो गया, नेशनल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, सोशल एंड कल्चरल हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया। तो माइक्रो में आता है कंपिटिटिव पोजीशन, कस्टमर, सप्लायर, लेबर, पब्लिक मार्केट रिलेशन, इंटरमीडिएटरी, ये सारे माइक्रो में आते हैं। मैक्रो में आते हैं हमारे बड़े वाले एनवायरनमेंट जो आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक आ गया, सोशल आ गया, पॉलिटिकल आ गया, नेचुरल आ गया, डेमोग्राफिक आ गया, टेक्नोलॉजिकल आ गया, इंटरनेशनल आ गया, ये सारे माइक्रो में आते हैं। हाँ जी, इस चीज को हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच, ठीक है। वैल्यू चेन अप्रोच में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। वैल्यू चेन अप्रोच क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ व्यूइंग द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ए फर्म परफॉर्म टू प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर। कहता वैल्यू चेन अप्रोच क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीके, सिर्फ तरीका है देखने का, सीरीज ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है एक फर्म, ठीक है, प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक फर्म जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसकी सीरीज को क्या करता है, सिस्टमेटिक वे से बताने का काम करता है वैल्यू चेन अप्रोच। वैल्यू चेन अप्रोच में हमारा आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, विद इन द बिजनेस होता है। हाँ जी, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है, आर दोज एक्टिविटी which involve in the physical creation of the firm's product, and sport activity are those which provide input or infrastructure allowing the primary to take place on the going basis। अब ये कहता है प्राइमरी और स्पोर्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है।
प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इन्वॉल्व द फिजिकल क्रिएशन, आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाली जो एक्टिविटीज मानी जाती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है। तो स्पोर्टिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? स्पोर्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जो प्राइमरी एक्टिविटीज को क्या करती है, इनपुट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से क्या चल सके, अच्छे तरीके से एक्टिविटीज क्या कर सके, परफॉर्म हो सके। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें फिजिकल क्रिएशन ऑफ गुड्स आती है, आपकी प्रोडक्ट आती है। पर और स्पोर्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो प्राइमरी एक्टिविटीज को क्या देती है, इनपुट और इंफ्रास्ट्रक्चर देती है ताकि जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे से क्या कर सके, चल सके। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ये है, प्राइमरी एक्टिविटी आपका गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और इनपुट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, सपोर्टिंग सर्विसेज भी, जैसे रॉ मटेरियल के साथ काम करने की जो सिचुएशन है, फैक्ट्री वगैरह है उसमें मशीन्स वगैरह होना, ठीक है, प्रॉपर एम्प्लॉयर्स होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना जहां आपने काम करना है वो प्रोवाइड कराना, और इनपुट मतलब रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो तो सपोर्टिंग सर्विसेज। जहां ये माल बनकर तैयार होगा, रॉ मटेरियल आपने प्रोवाइड करवा दिया फैक्ट्री में, वहां आपका फर्म का क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वो एक्टिविटीज कौन सी होंगी, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। हाँ जी, इनबाउंड लॉजिस्टिक अपन ने पढ़ा था। इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है रिसीविंग, स्टोरिंग, मार्केट हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल को प्राप्त करना, उसको स्टोर करना, उसकी हैंडलिंग करना, वेयर हाउसिंग में डालना, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मटेरियल कहाँ पे आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट रहेगा ये। ऑपरेशन में क्या आएगा, ऑल एक्टिविटी, इनबाउंड का मतलब क्या होता है? जो अंदर होता है, अंदर, जो बिजनेस के अंदर अंदर हो, ठीक है। बिल्कुल जी। ऑपरेशन में क्या आएगा, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, ठीक है। अब आपको मशीनरी भी चाहिए, पैकिंग भी चाहिए, असेंबलिंग भी करेंगे आप प्रोडक्ट की, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब आउटबाउंड हो गया, आउटबाउंड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट तैयार हो गया, तैयार होकर आपकी फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के फेयर हाउस में स्टोर करोगे, डिलीवरी व्हीकल में आपका माल जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग होंगे अब आपके, वो क्या होंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। अब आप मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग में क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट करोगे, प्रमोशन करोगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढोगे, प्राइसिंग करोगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हो सकता है कि प्रोड्यूसर टू कस्टमर डायरेक्ट भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर टू एजेंट कस्टमर हो सकता है कि प्रोड्यूसर टू होलसेलर से कस्टमर हो सकता है कि प्रोड्यूसर टू होलसेलर से रिटेलर से कस्टमर हो। आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल भी ढूंढोगे, प्रमोशन करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे। अब आपके प्रमोशन के भी कई तरीके हो सकते हैं, टीवी में ऐड दे सकते हो, ऑनलाइन ऐड दे सकते हो, ठीक है, पंपलेट लगा सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इंटरनल पार्ट होता है, इट इंक्लूड्स फैक्टर रिलेटेड विद द फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशन एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर तो आपको पता है, जिसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस किस सिक्योरिटीज से किस किस रेशो में कितना पैसा लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, वो क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है कि हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज में हमारी कौन सी बनेगी, एक तो मॉनेटरी बनेगी और एक हमारी फिजिकल बनेगी, इसके फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज, ऑल एक्टिविटीज विच एनहांस और मेंटेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं और मेंटेन रखती हैं वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को, जैसे रिपेयर हो गया, ट्रेनिंग, पार्ट्स हो गया, ठीक है, सप्लाई हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। अब सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या आएगा, इंटरनल पावर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर एंड बीओडी, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये सारे के सारे सपोर्टिंग है। अगर ये रिलेशनशिप खराब है, अगर आपका आपकी लेबर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे, आपका माल अच्छे से नहीं बनाएंगे, बनाएंगे भी लेट कर सकते हैं या फिर हड़ताल पे बैठ जाएंगे, तो वहां ये रिलेशनशिप भी क्या होने हैं, जरूरी है, तो ये सपोर्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, एक्टिविटी रिलेटेड विद द प्रोक्यूरमेंट और परचेजिंग ऑफ द डिफरेंट आइटम्स, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, मशीन खरीदनी, सर्विसेज एंड सो ऑन, इन सब चीजों को इकट्ठा करने का काम कौन सा है,
सपोर्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कहता है एवरी एक्टिविटी ऑफ ए फर्म इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं फर्म की, उसमें क्या शामिल किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, ए फर्म हैज नो हाउ फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज। ठीक है, कहता है हर एक्टिविटीज को फर्म में क्या शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल होती है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी तो जरूरी है। नो हाउ का मतलब है किसी चीज के बारे में आपको चलाने की जानकारी होना। ठीक है, हाउ टू ऑपरेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हमारा पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप अपना बिजनेस चलाते हो, बिजनेस में आपको काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो आप क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, रिक्रूट करने के बाद उनको ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सोनल का मतलब यहाँ पर क्या है, पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल है। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने कर्मचारी क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, ट्रेनिंग देते हो और डेवलपमेंट करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग। ठीक है, ये सारे किसका पार्ट है, हमारी विच आर ऑफ एक्सेप्ट फ्रॉम द प्राइमरी एंड सपोर्टिंग। जो एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि बिल्डिंग वगैरह प्रोवाइड करनी, ठीक है, वो तो आ गई प्राइमरी और उसमें सपोर्टिंग एक्टिविटीज में। परंतु उसके अलावा जैसे अकाउंटिंग करनी, अकाउंट्स मेंटेन करने, ठीक है, अकाउंट के अलावा आप ये लगा लो कि प्लानिंग करनी, ये सारे किस में आएंगे, हमारे इस वाले पार्ट में आएंगे। किस में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फर्म में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल होता है बाहरी। ठीक है, जो बिजनेस के बाहर रहकर क्या करता है, इंपैक्ट करता है। उसमें दो प्रकार थे हमारे, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो तो नॉर्मल जर्नल सा एनवायरमेंट होता है हमारा, सबसे पहले पढ़ेंगे मैक्रो। ठीक है, मैक्रो, अ मैक्रो एनवायरमेंट इज कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी एज ए होल। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को, ये पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, सिमिलर वे में इंपैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, अब ये तो है नहीं कि वो आपकी इंडस्ट्री को तो इंपैक्ट कर रही है, मेरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट नहीं कर रही। ठीक है, वो क्या कर रही है, सिमिलर वे में सबको इंपैक्ट कर रही है। तो पूरी इकोनॉमी को, होल इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, वो कौन से एनवायरमेंट में आते हैं, मैक्रो एनवायरमेंट में कहते हैं। समझ में आया मेरी बात। किसी पर्टिकुलर सेक्टर या रीजन को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें माइक्रो एनवायरमेंट में। ठीक है, अब पॉलिटी कैसे इंपैक्ट करेगी, देखो पॉलिटी के लिए आपको जरूरी बातें क्या ध्यान में रखनी है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट विद अदर कंट्री। इन बातों के ऊपर आपकी बिजनेस की कंडीशन डिपेंड करेगी। गवर्नमेंट की सोच क्या है। अब आज की जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, बीजेपी, ये कहती है स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लोग इंपोर्ट करके बाहर से लाके सामान बेचते हैं, ठीक है, उनके काम धंधे पर क्या पड़गी, मार पड़गी। और जो लोकल बिजनेस है वो क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की सोच है। इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस क्या कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो आप जो मर्जी सा इंपोर्ट करो, ठीक है, और अपना काम धंधा चलाओ। ऐसा हो सकता है, एक एग्जांपल ये हो सकता है कि एक गवर्नमेंट कहती है कि इंपोर्ट को कम करना है अपने, अगर इंपोर्ट को कम करना है तो इस वे में कोई पॉलिसी बना दी, तो जो बिजनेस करने वाले, इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले हैं, उनका बिजनेस तो रुक गया। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही तो है बिजनेस देश का, जो आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए हमारी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए देश के अंदर, और एक देश के दूसरे देशों के साथ क्या होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तभी आप क्या कर पाओगे, फॉरेन ट्रेड कर पाओगे, लीगल। अब आपको बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो तो कंपनी एक्ट 2013, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 ध्यान में रखना पड़ता है, ग्रेजुएटी एक्ट 1972, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अब कोई भी बिजनेस आप लगा रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो, ठीक है, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। हर बिजनेस क्या होता है, इनसे बंधा हुआ होता है। हाँ जी, नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, फैक्टर लाइक क्लाइमेट हो गया, सोयल हो गया, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है, फॉर्म है, रिवर है, ओशियन है, कोस्टल लाइन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ये भी आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो एचपी का मौसम है, हमारी कंपैरिजन में ठंडा रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो अगर आप वहां पर एसी की इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करोगे जहां ठंडा एरिया है, तो वो आपका बिजनेस नहीं चलेगा।
ठीक है, कहता है दीज फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट द लोकेशन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री एटसेट्रा। अब जहां आपको लकड़ी अवेलेबल ही नहीं होती, जहां एरिया जंगल है ही नहीं, लकड़ी अवेलेबल नहीं होती, वहां आप लोग इंडस्ट्री लगाने बैठ जाओ प्लाई बोर्ड की, तो वहां से क्या होगा, लोकेशन दूर पड़ेगी आपके बिजनेस को माल लाने की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट ने क्या कर दिया, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर दिया। अब डेमोग्राफिक में क्या आता है, इसके अंदर मेन फीचर आती हैं चेंज इन द पॉपुलेशन, साइज एंड स्ट्रक्चर, एज, सेक्स एंड फैमिली साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एजुकेशन लेवल हो गया, लैंग्वेज होगी, इकोनॉमिक लेवल ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन हो गया। भी इकोनॉमिक तौर पर यानी कि हम लोग पैसे के तौर पर भी क्या हुए हैं, बटे हुए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का बदलना, साइज एंड स्ट्रक्चर, एज, सेक्स एंड फैमिली साइज ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, हमारी एजुकेशन होगी, हमारी लैंग्वेज होगी, कि सारे के सारे फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, अब केरला में जाकर आप हिंदी में बैठकर दुकान पे कुछ लिख के बैठ जाओगे, आपका काम नहीं चलेगा। इसी तरह आपकी सोसाइटी भी क्या करती है आपके बिजनेस को, और कल्चर भी आपके बिजनेस को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन ए हरियाणा, ठीक है, यू आर लिविंग इन ए दिल्ली, ठीक है, आपके वहां का कल्चर हमारे यहाँ के कल्चर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, तो आपके वहां का कल्चर यहाँ नहीं अडोप्ट हो सकता। उसी चीज के सामान की इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर लोग स्मोकिंग ड्रिंक छोटी सी एज में सब लोग करते हैं, वो चीज यहाँ पर ओपनली नहीं हो सकती। तो सोसाइटी और आपका जो कल्चर है वो क्या करता है, बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। टेक्नोलॉजी तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसे होगा, अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आपको इंपैक्ट करता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, G20 की मीटिंग होगी, सार्क एसोसिएशन होगी, ये रूल्स बनाते रहते हैं इंडस्ट्री से बिजनेस से संबंधित, ठीक है, तो इनके रूल्स हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करके चलने पड़ते हैं। अब फॉलो करके चलने पड़ते हैं तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ने हमारे बिजनेस को क्या कर दिया, इंपैक्ट कर दिया, ठीक है। सर G20 क्या है? G20 20 देशों का, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का एक सम्मेलन है, जिसमें 20 कंट्री बैठ के व्यापार करने के मकसद से आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है, जिस इसको हम लोग लास्ट में एक टॉपिक आएगा आईबी में, ठीक है, आई थिंक वहां पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आता है कंपिटिटिव पोजीशन, कंपिटिटिव का मतलब क्या है, हमारे कंपिटिटर की पोजीशन। इन दिस इट इज नेसेसरी टू नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द कंपिटिटर, आपको अपने कंपिटिटर का स्वोट करना जरूरी है, ठीक है। स्वोट में क्या आएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी आपके कंपिटिटर की क्या है, आपको जरूरी है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके कंपिटिटर की वजह से आपको ऊपर इंपैक्ट डालेंगे, उसका मार्केट शेयर, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके प्रोडक्ट की ब्रेथ और प्रोडक्ट ऑफ लाइन, प्राइस कंपिटेटिवनेस, लोकेशन एंड द एज ऑफ द फैसिलिटी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंप्यूटर के फैक्टर हैं जो हमें क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। अब कस्टमर, कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, जो आपका कस्टमर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किंग ऑफ द मार्केट होता है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो कस्टमर की प्रोफाइल को भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, बायर बिहेवियर, बायर बिहेवियर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफिकली लोकेशन चाहिए, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर आपकी कस्टमर की सोच कैसी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर मैं कोई चीज कहूँ कि 100 रुपए की है तो आप कहेंगे जी कॉस्टली है ये, तो मैं लगा दूं कि 99 में या 95 में अवेलेबल है तो आपको हाँ यार ये ठीक है। साइको, डेमोग्राफिक में आएगा एज, सेक्स वगैरह, ठीक है। ज्योग्राफिकल में एरिया आएगा आपका ज्योग्राफिकल एरिया। बायर बिहेवियर आपको मैंने चैप्टर ही पढ़ाया है। नेक्स्ट आता है सप्लायर एंड क्रेडिटर। अब आपको जो माल देने वाले लोग हैं वो कैसे इंपैक्ट करते हैं, देखो अगर सिंगल सप्लायर है, अगर आपका सप्लायर सिंगल है तो भैया इसके साथ आपको बढ़िया वाली गुडविल बना के रखनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ बिगड़ी तो इसने रॉ मटेरियल की सप्लाई रोक देनी है, रॉ मटेरियल की सप्लाई रुकी तो आपके बिजनेस का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मल्टीपल सप्लायर रखने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मल्टीपल सप्लायर रखने चाहिए। कहता सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर
and influences operating in the supplier environment, cost availability and continuity of supply of raw material parts and the components, ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अब cost availability of finance for implementing the plans and project, ठीक है, आपको क्या रखने चाहिए, मल्टीपल सप्लाई रखने चाहिए। आपको ये सारे फैक्टर ध्यान में रखने हैं कि फाइनेंस आपको अवेलेबल हो सकता है, जो आप प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हो क्या उसके लिए कॉस्ट और जो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है वो अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखती है आपकी लेबर मार्केट इंपैक्ट करती है। अब रेपुटेशन एज एन एम्प्लॉयर, आपकी रेपुटेशन कैसी है एज एन एम्प्लॉयर। सम टाइम ये हो सकता है कि आपके पास कोई काम करके राजी ना हो, अरे एक ऐसा हो सकता है कि हर कोई यहाँ काम करना चाहता हो, उससे क्या होगा, अगर हर कोई काम यहाँ करना चाहता है तो अब्सेंटिज्म रेट कम होगी। अगर हर बंदा आया काम करके छोड़ के जा रहा है तो अब्सेंटिज्म रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो भी चीजें क्या करेंगी, इंपैक्ट करेंगी लेबर मार्केट को। पब्लिक कैसे इंपैक्ट करती है आपके बिजनेस को, मीडिया और लोकल पब्लिक। अब लोकल पब्लिक में आपने एक फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, फैक्ट्री लगाकर आपने वहां क्या किया, आपकी फैक्ट्री क्या है, पोल्यूशन नहीं फैलाती। अगला काम, जहां आपकी इंडस्ट्री लगी है उस गांव या विलेज के लिए आपने स्कूल खोल दिया, ठीक है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रोजगार मिल गया। तो एक चीज देखो, तो लोकल पब्लिक आपको क्या करेगा, फेवरेबल पोजीशन देगा। अगर यही काम इसके अपोजिट होगा तो आपकी जो लोकल पब्लिक है आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। मीडिया तो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती है। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थ, ठीक है, जो मेडिएटर का काम करते हैं, ये लिंक बनाते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द फाइनल कंज्यूमर। अब मिडिल मैन कौन हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है, मार्केट एजेंसीज हो सकती है। कौन सी एजेंसी, एडवर्टाइजिंग हो सकती है, कंसल्टेंसी फर्म्स हो सकती है, मार्केट रिसर्च फर्म्स हो सकती हैं। अब फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज कौन सी हो सकती है, इंटरमीडिएटरी कौन सी हो सकती है, बैंक हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मनी मार्केट हो सकती है, कैपिटल मार्केट हो सकती है। ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ये वो मेडिएटर हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ये वो मेडिएटर हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपके प्रोडक्ट को सेल करने में, ठीक है। और ये मिडिल मैन है जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आपसे लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। फिजिकल इंटरमीडिएटर में आते हैं आपके वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी। इसकी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, जो ऑनलाइन नाम का ग्रुप है वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी।